नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव सीरीज के अंतर्गत। हम यहाँ पे वापस एक बार जुड़ रहे हैं आपके समक्ष भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी की इस महत्वपूर्ण बुक सीरीज के अंतर्गत। और दोस्तों इस क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 15th लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 16th लेसन पे बात करेंगे जहाँ पे हम हाइडल साइकिल, वाटर साइकिल, जल चक्र और ह्यूमिडिटी को समझने की चेष्टा करेंगे, यानी आर्द्रता। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं और इसकी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष व परोक्ष जो है एक रोल आपके मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स को समझने के लिए, ओशनोग्राफी को समझने के लिए, क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए, एटमॉस्फेयर जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको जानने, सीखने, समझने की चेष्टा करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए सिद्ध होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जल चक्र व आर्द्रता के बारे में। क्या होता है जल चक्र और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और कैसे यहाँ पे हमारी अर्थ पे जो पानी है, चाहे जलवाष्प हो, चाहे तरल जल के रूप में हो, चाहे आपके पास में आइस कैप्स के रूप में हो, इसको थोड़ा सीखते हैं, समझते। देखिए आज की क्लास में कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं है जो अगले आधे घंटे में हम डिस्कस करेंगे और आपको नहीं पता है, पर उसका जो टेक्निकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से उसकी क्या व्याख्या हो सकती है, उसके ऊपर क्या यहाँ पे जो है अंतर्दृष्टि हो सकती है, वो हम प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। हम सभी को पता है कि जल तीन अवस्थाओं में मौजूद होता है। सबसे पहले हो सकता है आपके पास में ठोस। ठोस का क्या मतलब हुआ सर बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में, जिसे तुषार भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके रूप में आपके पास में आइस अवेलेबल हो सकता है। जल जो है वह ठोस अवस्था में हो सकता है। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेज, यानी वर्षा के बादल के बूंदों के रूप में जो है इसको देखा जा सकता है। तीसरी अवस्था है जलवाष्प, बादल स्वयं ही जलवाष्प से बने होते हैं, है ना, जो कि एक गैस का ही रूप है। सो जल टोटल ठोस, द्रव व गैस तीन अवस्थाओं में देखने को मिल सकता है। अब जलवाष्प जो है वो वायुमंडलीय में गतिकी में सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हम जल चक्र की यहाँ पे बात करेंगे तो जलवाष्प का एक महत्वपूर्ण जो है रोल यहाँ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वायुमंडल की ऊर्जा को संतुलित करती हैं, मौसम व जलवायु प्रक्रियाओं को यह नियंत्रित करती हैं। अगर मैं जल चक्र की बात करूं, जैसे कि सबसे आपने हेडिंग लगा लिया होगा अब तक आई गेस, जल चक्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो महासागर है, जो हमारा वायुमंडल है और जो हमारी भूमि है, इन तीनों के बीच में जल का अलग अलग अवस्थाओं में सतत प्रवाह जो होता है उसे जल चक्र कहा जाता है। तो जल चक्र की परिभाषा क्या लिखेंगे आप सभी विद्यार्थियों? महासागर, वायुमंडल व भूमि के बीच जल का सतत प्रवाह जल चक्र कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पूरे प्लैनेट की, पूरे अर्थ की जो ऊर्जा का प्रवाह जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए, यह जल चक्र काफी महत्वपूर्ण अंग है व अंश है। अब हम जब पृथ्वी के ऊपर जल की बात करते हैं, राइट, वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ, हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, पृथ्वी पर जल का वितरण। देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा हाथ से लिखिएगा साथ साथ में, तभी देखो जो चीज़ें फैक्चुअल होती है ना, वो चीज़ें हाथ से लिखने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे आपको क्या रखेगी, याद रहने वाली है। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि बेटा हाथ से लिखने की चेष्टा किया करो, और मैं आपसे भी वापस वही चीज़ दोहराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे पृथ्वी पे जो हमारा जल उपलब्ध है, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता हर जगह तो समान है नहीं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। महासागरों में आपके पास में अधिकांश जल देखने को मिलता है, तो 97% जल कहाँ है आपके पास में पृथ्वी पे? महासागरों में स्थित है। तो मैं इसके लिए आपको एक पाई चार्ट यहाँ पे थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा मित्रों, इसको थोड़ा सा आप देखने की चेष्टा कीजिएगा। राइट, ये वाला चार्ट। यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 70% और मोर देन 70% ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड बाय द वाटर। जल से ये कहीं न कहीं जो है अधिकांश सतह इसकी घिरी हुई है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता हर जगह समान नहीं है। 97% पानी जो है समुद्र के अंदर है, महासागरों के अंदर है, खारा है। तो 97% क्या है आपके पास में? यह महासागरों के अंदर जल है।
या आप चाहे तो धीरे धीरे बना भी सकते हैं साथ साथ में। बाकी का जो यहाँ पे लगभग 2% का एरिया है, यह बर्फ और ग्लेशियर्स के रूप में है ना, जिसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, पीने योग्य पानी कह सकते हैं आपके पास में। मतलब आपको ये समझना है आपके पास में कि आइस के रूप में भी, ग्लेशियर्स के रूप में भी यहाँ पे आपको यह देखने को मिल जाएगा। अब ये जो बाकी का 2.5% पानी बचा हुआ है ना आपके पास में, इसमें से भी 6.5% तो लॉक्ड अवे है, और इस ओवरऑल सरफेस के अंतर्गत जो है 88%, लगभग 68.7% जो है वह ग्लेशियर्स की फॉर्मेट में है ना। और बाकी का जो है वह किसके रूप में देखने को मिलेगा आपके पास में, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के रूप में देखने को मिलेगा। और 1% से भी कम है ना, लिविंग 0.9% एक्सेसरीज टू द ह्यूमन, तो 1% से भी कम 0.9% है ना। तो ये जो ताजा जल है 2.5%, इस 2.5% का 1% से भी कम जो है वह ताजे जल के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में हमें उपलब्ध है, वो भी नदियों में, है ना, स्नो के आइस के रूप में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, है ना, रिवर्स में है, बायोलॉजिकल वाटर्स के अंदर, मतलब जीवों में है, पेड़ पौधों पत्तियों में, वनस्पति में, मिट्टी में है, स्वाम्प और मार्सेस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टेबल बनवा लेता हूँ, है ना, दिस क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ ले भाई महासागर में कितना है, ओशियंस में कितना है, तो लगभग पृथ्वी का 97% और उससे भी ज़्यादा पानी जो है वो ओशियंस में। ग्लेशियर्स और आइस की फॉर्मेट में कितना है, ऑलमोस्ट 2%। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं भूजल, जैसे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कितना है, लगभग 0.63। राइट, ये हो गया आपका भूजल। तीसरा है जैसे हमारी नदियां हैं, जो झीलें हैं आपके पास में, उसमें कितना है, पूरी दुनिया की जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, उन सभी में मिला के भी आपके पास में 0.01% है आपके पास में पानी। और उसके लिए तो हम लोग लड़ते हैं, कभी गंगा, कभी ब्रह्मपुत्र, कभी कृष्णा, कभी गोदावरी, यस और नो। अभी इसके अलावा जल जो है वो वायुमंडल में भी तो है, जलवाष्प के रूप में भी तो है। तो ये वायुमंडलीय जलवाष्प जो है वो कितनी है, ये लिखेंगे, वायुमंडलीय जलवाष्प या फिर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कितना है, यह है आपके पास में 0.001% के आसपास में। तो ये एक ओवरऑल मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जल कहाँ किस फॉर्म में अवेलेबल होने वाला है दोस्तों। आई होप आप लोगों को इसका भान होगा, नॉलेज होगा, और आप लोग इसको अच्छे से क्या करने वाले हैं, लिखने वाले। लिखना है हर चीज़ को साथ साथ में, अगर हम क्लास के साथ में लिखते चलेंगे बेहद होगा, बेहतर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो जल जो हमने बताया कि सर महासागरों में इतना, ग्लेशियर में, भूमिगत में, नदियों में, वायुमंडल में इतना, अब इसका लगातार कोई ये तो है कि सर एक जगह पड़ा रहता है, ये जल जो है लगातार वायुमंडल में परिसंचरण करता है, मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक नई हेडिंग लगाते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जल का परिसंचरण। वायुमंडल में जल का परिसंचरण, राइट। अब देखिएगा कि हमारा जल जो है वह वायुमंडल में, महासागर में और भूमि के बीच में सतत यह एक चक्र के अंतर्गत रहता है ना। सो महासागर, भूमि और वायुमंडल, हमारा जो जल है वह इन तीनों के बीच में लगातार क्या करता रहता है दोस्तों, संचरित होता रहता है। कभी वह भूमि से वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से वर्षा के रूप में महासागरों पे आएगा, वापस वह भूमि पे भी आ सकता है, एंड वाइस वर्सा, दोनों डायरेक्शन में जो है इसका फ्लो
हो सकता है। तो इसका लगातार यहाँ पे एक संचरण हमें देखने को मिलता है। इसमें कुछ प्रक्रियाएं भी इन्वॉल्व होती हैं। बताइएगा कौन कौन सी प्रक्रिया इन्वॉल्व है मित्रों। इसमें जो प्रक्रियाएं इन्वॉल्व है, जो प्रक्रियाएं यहां इन्वॉल्व है मित्रों, उनमें मुख्य प्रक्रियाओं के रूप में जो है सबसे पहली प्रक्रिया है वाष्पीकरण। कौन सी है? वाष्पीकरण। देखिए जो वाष्पीकरण है मतलब महासागरों से या किसी भी जल निकाय से जल को जल वाष्प में बदल देना, उसे हम लोग वाष्पीकरण वेपोराइजेशन कह देते हैं। अब इसके बाद में जब वो भाप बन जाएगी, जब वो वेपोराइज हो जाएगा, तब वो कहां पहुंचेगा? संवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से? संवहन, कन्वेक्शन के माध्यम से वह वायुमंडल में पहुंचने वाला है। कहां पहुंचने वाला है दोस्तों? वायुमंडल में पहुंचने वाला है। तो मेजर मेजर जो मोटी मोटी प्रक्रियाएं हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। कि सर कौन कौन सी यहाँ पे चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला जो है हमने लिख लिया है कि सर वाष्पीकरण जो है महासागरों से जल को जलवाष्प में बदलता है। फिर दूसरी है संवहन, लिखो साथ साथ में। संवहन को कहा था हमने कन्वेक्शन। कोई भी द्रव्य ऊष्मा अवशोषित करके गर्म होकर के उसमें फैलाव होता है, हल्का होकर के ऊपर उठने लगता है, यानी वायुमंडलीय वाष्प जो है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो है, उसका क्षितिज व ऊर्ध्वाधर परिवहन होने लगता है। क्षितिज, क्षितिज मतलब वह वायु पृथ्वी की सतह के आसपास घूमने लग जाए, या फिर ऊर्ध्वाधर, है ना। दोनों तरीके से अगर उसका परिवहन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी शिफ्टिंग होने लग जाए, उसे संवहन, कन्वेक्शन कहेंगे। तीसरी चीज है जब वो ऊपर जाती है हवा में, वायुमंडल के अंदर क्या हो जाता है आपके पास में? तापमान कम हो जाता है, अंत में वह संघनित हो जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया कौन सा होगा? संघनन। संघनन को क्या लिखेंगे कि जो यही जलवाष्प जो यहां से उठ करके ऊपर गई है, यह जलवाष्प तरल या ठोस रूप में बदल जाए, यानी जल की बूंद के रूप में, या अगर तापमान यहां पे कम रहेगा और भी 0 से नीचे, तो आपके पास में बर्फ की जो है आपके क्रिस्टल्स के रूप में यह जम सकता है। तो जलवाष्प का तरल या ठोस में बदलना संघनन कहलाता है। अब फिर होता है वर्षण। तीसरी चीज क्या है आपके पास में? वर्षण, यानी रेनफॉल। तरल यानी वर्षा के रूप में, अगर ये ठोस है, बर्फ, अगर ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, हिमपात कहते हैं इसको, तो वर्षा क्या होती है? चौथा यहाँ पे एक प्रक्रिया होगा आपके पास में वर्षण, जिसको हम लोग हिंदी में वर्षा भी लिखते हैं। वर्षा जो है कि तरल, यानी अगर वर्षा हुई है तो उसे तरल कहेंगे, हिमपात है तो ठोस में, तो तरल या ठोस रूप में वायुमंडलीय जल का पुनरागमन। तो वायुमंडलीय ये जो जल है इसका पृथ्वी की सतह पे, महासागर की सतह पे जो पुनरागमन होता है, इसे वर्षण कहा जाता है। यह जल की बूंदों के रूप में, तरल रूप में, वर्षा के रूप में हो सकता है, यह ठोस यानी हिमपात के रूप में भी हो सकता है। फिर चौथी चीज के बाद में आपके पास में पांचवा है अपवाह। अपवाह का क्या मतलब है सर? जो अपन ने नदियों के अपवाह तंत्र में समझा था, ड्रेनेज सिस्टम में समझा था, कि सतह पर बनने वाला जल जो है वह कहीं न कहीं आपके पास बहने वाला जो जल जो है वह नदियों के अंतर्गत, और महासागर, नदियों से आगे बहते हुए कहाँ पहुंच जाता है? महासागरों में पहुंच जाता है। जैसे हमको सभी को पता है कि गंगा जो है आपके पास में कहाँ से आपके ओरिजिनेट हो रही है? अलकनंदा की, और आपको दूसरी जो है आपके पास में अलकनंदा और भागीरथी के बारे में पता होगा। फिर कई प्रयाग बनाते हुए लास्ट में पूरे उत्तर मैदानों से बहते हुए कहाँ पे चली जाती है आपके पास में? बताओ कहाँ पे ट्रेन होती है? बांग्लादेश के अंदर चली गई, बांग्लादेश के अंदर वापस ब्रह्मपुत्र से जुड़ गई, मेघना से जुड़ गई, और अंत में जाकर के यह आपके बांग्लादेश की, बंगाल की खाड़ी के अंदर ड्रेन हो जाती है, वहां पे भी डेल्टा बनाती है। तो सतह पर बहने वाला जल जो है वो नदियों से के रूप में बहता है और फिर महासागरों तक पहुंचता है, इसे अपवाह कहते हैं। तो कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पे हुई वायुमंडल में परिसंचरण के लिए? सबसे पहले जल का जो है वाष्पीकरण हुआ जलवाष्प के रूप में। दूसरा है फिर ये संवहन हुआ, जो कि क्षितिज या ऊर्ध्वाधर जलवाष्प का वायुमंडलीय परिवहन था। फिर है ऊपर जाकर के, जो क्योंकि तापमान कम था, संघनित हो गया, जलवाष्प जो है वह जल की बूंद के रूप में, अगर तापमान और कम है तो वह ठोस आइस क्रिस्टल्स के रूप में संघनित, कंडेंस हो गया। यहां से वर्षण यानी तरल वर्षा के रूप में या ठोस हिमपात के रूप में वायुमंडलीय जल का धरती पे या फिर आपके पास में महासागर महाद्वीप पे पुनरागमन हो गया। फिर यहाँ पे सतह पर जो है बहने वाला जल जो है वो नदियों के साथ साथ में महासागरों तक पहुंचता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं?
अपवाह कहते हैं। तो इन सारे तथ्यों की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। महासागर जो है वायुमंडलीय जलवाष्प का 86% स्रोत होता है, यह भी लिखेंगे आपके पास में, है ना। एक फैक्ट लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है। वायुमंडलीय जलवाष्प जो है लगभग हमारी पूरी पृथ्वी पे जो भी देखने को मिलती है उसका 86% जो है क्या है, महासागर। तो महासागरों से ही हमें लगभग 86% जलवाष्प देखने को मिलती है। भूमि पर जो है बाकी की जो ये भूमि है मात्र 14% है। भूमि क्या है, ओनली 14%। भूमि भी स्रोत है पर ओनली 14% के करीब भूमि भी जो है जलवाष्प, मतलब हमारे जो नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इनसे भी तो जलवाष्प लगातार जो है वो वाष्पीकृत हो ही रहा है जल, पर वो मात्र 14% है। 86% कहाँ से हो रहा है, महासागरों से। तो जो बारिश हो रही है हमें किसे धन्यवाद देना चाहिए, जो हिमपात हो रहा है हमें किसे धन्यवाद देना चाहिए, ऑलमोस्ट 90% रोल तो महासागरों का है। महत्वपूर्ण तथ्य था, पता होना चाहिए। तो जल चक्र का ये आरेख आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाकर के संघनन होता है, संघनन वापस जो है वर्षण के रूप में पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाता है। इसे हाइडल साइकिल जल चक्र या फिर हम लोग जल का परिसंचरण के रूप में भी जान सकते हैं। अब इस जल चक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। जल चक्र की क्या है दोस्तों, आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास में इसके फीचर्स है। जैसे जल चक्र के अंतर्गत जो जो शामिल प्रक्रियाएं हैं आपके पास में, जैसे अगर वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जलवाष्प है। अगर हमारे जलवाष्प का वाष्पीकरण हमें देखने को मिलता है यह यहाँ पे, तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा के कारण जो है यहाँ पे कहीं न कहीं जलवाष्प में बदलती है। तो जल की बूंद जलवाष्प में बदल रही है, यानी तरल से कहीं न कहीं गैसीय अवस्था में यह रूपांतरित हो रही है। तो यहाँ पे यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। क्या करती है आपके पास में, ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। कौन सी गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की। तो यहां पे कौन सी ऊष्मा लगेगी, यहां से वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। एनर्जी को क्या कर देती है दोस्तों, ये एब्जॉर्ब, एक्सेप्ट कर देती है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाते हैं, संघनन होता है, यानी यही जलवाष्प जो है ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। यहां से एनर्जी प्राप्त की, ऊपर गई, पर इतनी गर्म नहीं रह पाएगी क्योंकि ऊपर तापमान कम है। हमने लैप्स रेट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा, पतन दर कि सर जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पृथ्वी की सतह से दूर जाने पे, उष्मा स्रोत से दूर जाने पे तापमान ऊंचाई पे कम होता है। लैप्स रेट, पतन दर के बारे में हमको जानकारी है। तो यहाँ पे ऊपर जो तापमान कम होगा तो क्या होगा, संघनन। संघनन में क्या होगा, आपके पास में ऊर्जा अवशोषित नहीं होगी, जो यहाँ पे अवशोषित की है ऊर्जा, एब्जॉर्ब की, ये मुक्त होगी। तो यहाँ पे संघनन के अंतर्गत क्या होगा, एनर्जी रिलीज की जाती है। तो जो भी जलवाष्प बादलों में या जब भी जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में कंडेंस होती है, संघनित होती है, तो वह क्या रिलीज करती है, वह ऊष्मा मुक्त करती है। वह ऊष्मा जो मुक्त करती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इस गुप्त ऊष्मा को ये क्या करेगी, मुक्त करेगी, रिलीज करेगी। एनर्जी यहाँ पे रिलीज की जाती है, ठीक है। जो एनर्जी इसने यहाँ पे एटमॉस्फेयर से एक्वायर की थी, अवशोषित की थी, जल को जलवाष्प में बदलने के लिए, या वापस जलवाष्प जल में बदल दिया, तो उसी एनर्जी को रिलीज कर दिया, उस ऊष्मा को, हीट को रिलीज कर दिया। अब कई बार आपने देखा होगा कि जल जो है वो जम भी जाता है आइस क्रिस्टल्स के रूप में, तब भी वो क्या करता है, ऊष्मा मुक्त करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और उसे भी हम लोग जो है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट के रूप में कहते हैं। फिर कई बार आपने ऊर्ध्वपार्तन के बारे में जानकारी लोगी। ऊर्ध्वपार्तन जो है आपके पास में सब्लिमेशन, उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें भी लेटेंट हीट का प्रयोग होता है दोस्तों आपके पास में। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से और जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको हमारे यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप संकल्प
टाइटन, सृजन, प्रारंभ, ऑप्शनल और प्रहार के हमारे बैच में, जिनकी अभी कुछ डेमो क्लासेस हम यूट्यूब के ऊपर भी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे चला, जैसे ओनली आईएएस हिंदी माध्यम में अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल पे भी लगातार संकल्प की जो भी नए बैच आते हैं उसकी फ्री क्लासेस चलाई जा रही है। आप वो क्लासेस देखिए, अगर कंटेंट आपको पसंद आए, टीचिंग मेथड आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू विल लाइक एंड यू विल लव इट। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन अस फर्दर फॉर बेटरिंग योर प्रिपरेशन। मूविंग फॉरवर्ड क्लास के साथ में दोस्तों, इस क्लास का कंटेंट और डेली करंट अफेयर्स की अपडेट आपको इस टेलीग्राम हैंडल पे मिलेगी, जगदीश जांगेड़ सर PW, ये आपका QR कोड रहने वाला, यहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो जल की अवस्था में परिवर्तन, इसको थोड़ा सा सब हेडिंग टाइप लिखेंगे आप लोग। जल अवस्था परिवर्तन। देखिए, जो जल की अलग अलग अवस्थाएं हैं, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव्य हो, इनकी जब भी हम अवस्था को, जब भी इनकी स्टेट को हम अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कुछ यहाँ पे ऊर्जा अवशोषित होती है, कुछ यहाँ पे ऊर्जा जो है वह मुक्त होती है। तो हमें इसी की जानकारी लेनी है। 3 अवस्थाओं में जल पाया जाता है, हम सभी को पता है। सबसे पहला है आपके पास में ठोस, फिर है आपके पास में और गर्म किया तो क्या बन गया, वो पिघल गया, यानी क्या हो गया आपके पास में लिक्विड तरल। इसको और गर्म किया तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये कौन सा रूप है आपके पास में, गैसीय रूप है, जलवाष्प रूप है। अब हमने हर बार कहा कि सर इसमें गुप्त ऊष्मा या तो अवशोषित होती है, ज्यादा गर्म करेंगे किसी चीज को तो गुप्त ऊष्मा अवशोषित करेगा, ठंडा करेंगे तो गुप्त ऊष्मा को रिलीज करेगा आपके पास में। अब अगर मेरे को यह कहना है कि किसी भी जल की अवस्था के अंतर्गत मुझे परिवर्तन करना है, ठोस से सपोज तरल में बदलना है, ये ठोस है, बर्फ है, इसको मुझे तरल पानी में बदलना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे इसको पिघलाना होगा, इसका गलन करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, गलन यहाँ पे करना होगा, तब यह ठोस से कहीं न कहीं तरल अवस्था में बदलने वाला है। अगर मैं इसी तरल को और गर्म कर देता हूं आपके पास में, तो यहां पे मेरे को वाष्पीकरण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है आपके पास में, वाष्पीकरण की यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे और उबालेंगे और तापमान देंगे, यह ऊष्मा को अवशोषित करते हुए वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार आपको यह पता होना चाहिए कि ठोस जो है आपके पास में, उससे हम सीधा भी गैस बना सकते हैं। जनरल क्या है, बर्फ को पिघलाते हैं तो पहले पानी बनता है और पानी के बाद में जो है जलवाष्प बनती है, पर कई बार हम सीधा इतना ऊष्मा उसमें दे दें, उतना एनर्जी दे दें कि ठोस सीधा ही बिना तरल के अंदर अवस्था में आए हुए सीधा गैसीय अवस्था में आ जाए, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कैसे हैं आपके पास में, सब्लिमेशन। क्या कहा जाएगा इसको, सब्लिमेशन रिएक्शन इसको कहा जाएगा। अब जो गुप्त ऊष्मा है, जल की अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा ऊर्जा की यहाँ पे आवश्यकता होती है। जब भी मुझे जल की किसी भी अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलना है तो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है आपके पास में। यह ऊष्मा जो है या तो इसके जल के अणुओं के द्वारा अवशोषित की जाएगी, जैसे कि जल को मैं गैस में बदल रहा हूं तो यह अवशोषित करेगा आपके पास में, पर अगर इसको मैं ठंडा कर रहा हूं तो यह इसी ऊष्मा को मुक्त भी कर देगा। तो जब भी यहां पे वाष्पीकरण होगा तो गुप्त ऊष्मा अवशोषित होगी, और जब भी यहां पे कंडेंसेशन, संघनन होगा तो गुप्त ऊष्मा जो है वह मुक्त की जाएगी। तो गुप्त ऊष्मा समझ में आई, वाष्पीकरण और संघनन के लिए ऊष्मा का आदान प्रदान होता है आसपास के वायुमंडल के साथ, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जलवाष्प को वायुमंडल से ऊर्जा स्थानांतरित करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास में एक डायग्राम हो गया। अब जब हमारे पास में जो प्रोवाइडेड ये सारे जो डायग्राम्स है, अगर आपको ये क्लियर हो चुके हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता, जो कि इस क्लास के टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। इसकी थोड़ी सी विवेचना आपसे डिस्कस करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देखिए, आर्द्रता जो है यहां पे, ह्यूमिडिटी जो है वह वायु में जलवाष्प की उपस्थिति को दर्शाती है, ठीक है ना। तो क्या है आपकी आर्द्रता, वायु में
उपस्थित जलवाष्प को ही हम लोग क्या कह देते हैं कि यह आर्द्रता है, यह ह्यूमिडिटी है। अब यह आर्द्रता है, ये ह्यूमिडिटी है ना, यह 3 प्रकार से कैलकुलेट की जाती है मित्रों। कैसे कैलकुलेट की जाती है? 3 प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहला इसका जो टाइप है आपके पास में, यह टाइप है आपका निरपेक्ष आर्द्रता। कौन सा है? निरपेक्ष आर्द्रता। तदुपरांत एक और दूसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तदुपरांत तीसरा है जहां पे हम लोग विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता वायु के प्रति घन मीटर में जलवाष्प का कितना द्रव्यमान है उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे प्रति घन मीटर बोला है ना, तो राइट। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा यह जानकारी में ले लेना है। ये वायु है, ये क्या है भैया आपके पास में? ठीक है, ये एक इकाई क्षेत्रफल के लिए हमने ऐसा लिखा है। हमने इसको क्यूब क्यों बनाया? क्योंकि प्रति घन मीटर है। तो मैं कहता हूं आपके पास में कि अगर इसकी चौड़ाई 1 मीटर, इसकी ऊंचाई 1 मीटर और इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, मतलब वायु के एक पर्टिकुलर में इकाई आयतन की यहां पे बात करता हूं। इसमें जलवाष्प की कितनी मात्रा, जैसे मैं जलवाष्प को व्हाइट डॉट से कहीं न कहीं या फिर ब्लू डॉट से बताने की कोशिश करता हूं। व्हाइट विल बी बेटर। इस निश्चित इकाई आयतन क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, कितनी जलवाष्प है, ठीक है ना, तो यहां पे वायु के प्रति घन मीटर में जलवाष्प का भार, जलवाष्प का द्रव्यमान देखा जाता है। वायु के प्रति घन मीटर, स्क्वायर मीटर, मतलब ये आयतन हो गया। जलवाष्प का कितना द्रव्यमान है, इसे ही हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहने वाले हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको कहने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा समझना है दोस्तों आपको कि यहां पे हम लोग पर मीटर क्यूब किसकी बात करने वाले हैं? कितना ग्राम से या कितना किलोग्राम से, कितना 1000 ग्राम्स जो है आपके पास में यहाँ पे जलवाष्प है 1 मीटर क्यूब के अंतर्गत, इसे वायु में उपस्थित निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। सर ये तो हो गई निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, बस इतने से आयतन में कितनी जलवाष्प है उसकी हम लोग भार के अंदर कैलकुलेशन कर देंगे, है ना, कितने ग्राम्स कितने किलोग्राम्स है उसकी हम बात कर लेंगे, तो ये निरपेक्ष आर्द्रता आ गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यह किसी रेफरेंस की बात मांगेगा, सापेक्ष आर्द्रता होगा, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उसकी क्षमता का कितना अनुपात है, ठीक है। तो यह क्या हो गया दोस्तों आपके पास में, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा,
मतलब कितनी जलवाष्प जो है यह वायु होल्ड कर सकती है ना, डिवाइडेड बाय उपवा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल के अंदर यहां पे वायु में की कितनी क्षमता है। तो यहां पे एक वायु जो होती है उसके तापमान के अनुसार उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता चेंज होती है। गर्म हवा है, ज्यादा आर्द्रता रख पाएगी क्योंकि वो फैली हुई है, प्रसारित है, वायु के अणुओं के बीच में उपस्थित है, स्थान है, तो वहां पे जलवाष्प अकोमोडेट हो सकती है। जबकि यही अगर वायु ठंडी है, तापमान कम है, तो यहाँ पे अणु कम जो है दूरी पे रहेंगे, नजदीक रहेंगे, तो उनके अंदर कम जलवाष्प एकोमोडेट हो पाएगी। तो वायु में विद्यमान जल की मात्रा और उसकी क्षमता और उसकी वायु कितना जल वाष्प ग्रहण कर पाती है, उसकी कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो उसकी क्षमता, कौन सी क्षमता, उसकी जल धारण क्षमता। ठीक है, तो जो यहां पे क्या मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, ये क्या है, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, क्या हमको यहां से पता चल चुकी है भैया, डू आई नो इट फ्रॉम हियर। यहां पे क्या है आपके पास में निरपेक्ष आर्द्रता, तो अगर मैं निरपेक्ष आर्द्रता को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है आपके पास में, मुझे सापेक्ष आर्द्रता, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं मेरे पास में, जैसे स्टूडियो के अंतर्गत यह एक पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल है दोस्तों, ये पानी के बॉटल को ढंग से देखिए, अब आप लोग इसको ढंग से देखिए, ये कितने लीटर का है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 लीटर का है, 1 लीटर का है, पर इसमें पानी अभी कितना है, पानी है सर आपके पास इसमें 200 ml, तो बाकी का 800 ml खत्म हो चुका है। मतलब इस निश्चित आयतन के अंदर या इसके अंतर्गत सपोज मैं कहूं ये एक जलवाष्प, ये एक जल का, सॉरी एक वायु का जो है आपके पास में एक निश्चित आयतन है 1 लीटर का, इस 1 लीटर या फिर आपके पास में 1 मीटर क्यूब एक निश्चित आयतन के अंतर्गत कितनी मात्र 30% ही जलवाष्प है, वैसे होल्ड कितनी कर सकता है, बाकी अभी भी 70% और होल्ड कर सकता है। समझ में आई बात आपको। सो यहां पे हम लोग क्या चीज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज, जैसे सपोज वायु के अंतर्गत एग्जाम्पल के लिए यहां पे कहा जा सकता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है 100 ग्राम्स पर मीटर क्यूब, और जबकि यहां पे ऑलरेडी आपके पास में निश्चित है मात्र 30% के आसपास में, तो इसको कैलकुलेट इसी तरीके से किया जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, RH कितना इसका 30% है, कितना है 30%। तीसरा आता है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता में जो है आप प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प का द्रव्यमान ढूंढते हैं, है ना। यहां पे हम लोग आयतन में ढूंढ रहे थे, आयतन मीटर क्यूब बटा किलोग्राम यानी द्रव्यमान था, जबकि यहां पे द्रव्यमान बटा द्रव्यमान होगा। मतलब इस बार हम लोग क्या चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रति किलोग्राम में जलवाष्प का, है ना, एक निश्चित स्क्वायर आपके पास में जो है उसमें वायु की कितनी भार है और जल का कितना भार है, तो वायु के प्रति किलोग्राम में जलवाष्प का द्रव्यमान। ये है आपके पास में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना, और ये द्रव्यमान भी किस में होगा, केजी में होगा, है ना। यहां पे क्या था आपके पास में, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट, है ना। तो यहां पे जो द्रव्यमान था, मास था, है ना, उसके ऊपर था वॉल्यूम, यहां पे क्या है, वॉल्यूम आपके पास में मास डिवाइडेड बाय मास होगा, ठीक है। सो ये है आपकी विशिष्ट आर्द्रता। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे किसी भी एयर पैकेट का वायुमंडल में तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वह चेंज हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या लिखा दोस्तों हमने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जे सर ने अभी क्या लिखाया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर 100% है, उसमें से कितना धारण किए हुए, अगर 100 में से 100% हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त वायु हो जाएगी। अब उसमें और पानी नहीं ऐड कर सकते आप, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने के लिए ये डायग्राम यूज करो।
जैसे कि मैं कहता हूं ये 1 लीटर का ग्लास है, 1 लीटर की ग्लास में अगर 1 लीटर पानी डाला हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 100%। अगर किसी भी चीज की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो इसको मैं क्या कहूंगा, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड एयर का क्या मतलब हुआ आपके पास में, अगर किसी भी चीज में जितनी जल ग्रहण क्षमता है 100, उतना ही जल वाष्प ऐड कर दिया 100, तो यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा। क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। तो इसको हम संतृप्त हवा कहते हैं। संतृप्त हवा के अंदर, सैचुरेटेड एयर के अंदर हम और जल वाष्प ऐड नहीं कर सकते, और एक भी बूंद ऐड किया तो वो जल वाष्प क्या हो जाएगी आपके पास में, धीरे धीरे संघनित होना, कंडेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखेंगे कि सर कैपेसिटी तो है 100 की, परंतु 0 के करीब जो है हमने ऐड कर रखा, जल वाष्प है ही नहीं आपके पास में। पर यहां पे क्या है कि सर कैपेसिटी तो 100 है और हमने ऐड भी 50 के करीब भी कर रखा है उसका 50% उसकी जो है क्या निकल जाएगी, ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। यहां पे 100% कैपेसिटी में से 75% भर रखा है, यहां पे 100% कैपेसिटी में से 100% भर रखा है, तो यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। पर याद रखना इसके अंदर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, ये टेम्परेचर के, तापमान के अधीन कार्य करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, क्योंकि इसी एयर पार्सल के तापमान बढ़ने के कारण अंदर उस विस्तारण होगा, विस्तारण होने के कारण ज्यादा जल वाष्प को वो अपने अंदर जोड़ सकेगा। तो कोई भी हवा अगर गर्म होती है तो यहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती जाती है और जल वाष्प को वह ग्रहण कर पाएगी। तो यह चीजें जो है दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहां तक ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर नाउ। अब इसके आगे दोस्तों वाष्पीकरण के बारे में हमने पता है पहले से कि जैसे ही जल का तापमान एक निश्चित वायुमंडलीय दाब के ऊपर जो है एक आपके पास में, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी हीट को एब्जॉर्ब कर देगा दोस्तों, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वही जलवाष्प संवहन करते हुए वायुमंडल में ऊपर जाके जहां तापमान कम है उच्च वायुमंडल में, वहां पे तरल जल के रूप में वापस संघनित हो सकते हैं। तो संघनन क्या है, जलवाष्प के वापस जो है तरल जल में बदलने की प्रक्रिया। यहां पे जल की बूंदों के रूप में हो सकता है, या अगर तापमान कम हो तो क्रिस्टल्स के रूप में भी हो सकता है। और वायुमंडल में ऊष्मा परिवर्तन के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, जिसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है कि वायु ऊपर उठने के साथ साथ में, ऊपर उठे या नीचे आने में तापमान में परिवर्तन होता है। वायु ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, नीचे आती है जैसे जैसे पृथ्वी के पास गर्म होती है पृथ्वी, तो वायु गर्म होती जाती है। तो इसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एक है डायबेटिक प्रोसेस, यानी ऊष्मा के आदान प्रदान से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है, वो डायबेटिक प्रोसेस होता है आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में है टेम्परेचर इन्वर्जन। जनरली हम क्या कहते हैं, पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी के आसपास की हवा गर्म है, ऊपर जाएंगे तो हवा ठंडी है, तापमान वहां कम है। पर अगर इसका उल्टा हो जाए तो इसको तापमान व्युत्क्रमण, तापमान विलोमता, टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। यानी सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो घटना चाहिए, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में अगर यह उलट हो जाता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, तो इसको तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। मतलब नॉर्मल कंडीशन तो क्या है कि सर ये जो अर्थ है इसके पास का टेम्परेचर क्या है आपके पास में, यहां पे जो है आपके पास में गर्म होना चाहिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं आपके पास में यह ठंडा होना चाहिए। इसका ठीक उल्टा हो जाए तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन में यहां पे पृथ्वी के आसपास की सतह जो क्या है आपके पास में ठंडी होगी, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं यहां पे एक वार्म एयर होगा, है ना, और ऊपर जा रहा हूं यह कोल्डर एयर होगा। तो यहां पे ठीक यह उल्टा हो जाए, पृथ्वी की सतह के पास तो ठंडी हवा कोहरे के कारण होती है, जब भी कोहरा होता है उस कंडीशन के अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है आपके पास में। तो एयर पार्सल जो है आपके पास में जैसे जैसे पृथ्वी की ठंडी सतह के पास में आता है ठंडा हो जाता है, ऊपर जाता जाता गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऊष्मागतिक प्रक्रियाएं होती हैं, वायुमंडल के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, और उस दौरान जो है आपके पास में एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसको हम लोग तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। कोहरा इसके कारण बनता है, इसके कारण एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो पाला पड़ता है सुबह सुबह वो इसी के कारण पड़ता है, इत्यादि। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीखने की कोशिश की दोस्तों, आज की क्लास में
जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं उन टॉपिक्स के अनुसार आपको यह देखना होगा कि जल चक्र के कारण पृथ्वी पे ऊर्जा का संतुलन रहता है, वायुमंडल के जल को नियंत्रित किया जा सकता है और यहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं हैं और ऊर्जा स्थानांतरण जैसी घटनाएं हैं वह संभव हो पाती है। कई पारिस्थितिकी तंत्रों को भी यह लगातार क्या करती है मित्रों, प्रभावित करती है। तो हाइडल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल चक्र और जल का परिसंचरण है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऊर्जा प्रवाह के साथ में अपने आप में ही कवर्ड है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं वापस अगले क्लास और लेसन के अंतर्गत। अंटिल देन थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ दोस्तों, सुबह 9 बजे इसी चैनल के ऊपर हमारा डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस भी होता है, उसे देखना ना भूले। बेहद ही महत्वपूर्ण वो एनालिसिस है, आपके प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आर्टिकल एडिटोरियल्स को डिस्कस किया जाता है विद प्रॉपर एमसीक्यू एनालिसिस और आंसर राइटिंग। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन। जय हिंद दोस्तों।